नमस्ते दोस्तों। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये बहुत ही अच्छा कोट है जिसमें कहा जाता है कि मेहनत करने वालों के लिए कोई भी समय बुरा नहीं होता, बल्कि वह कभी भी बदलाव ला सकता है अपने खराब समय में। अपने जो विपरीत परिस्थितियां चल रही है जीवन में, अगर जो भी व्यक्ति मेहनती है तो वो अपने समय को बदल सकता है। और यही प्रभाव हर एक स्टूडेंट अपने प्रिपरेशन के जर्नी में भी ला सकता है जब वो मेहनती होता है। तो इसी के लिए सबसे पहला रूल जो है किसी स्टूडेंट्स के लिए कि वो मेहनत करे अपने लक्ष्य के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का डेट है 30 दिसंबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले आर्टिकल जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ये जो अभी 303 यात्री गए थे यूएसए में अपने बेहतर जीवन के तलाश में, परंतु 276 यात्रियों को वापस फिर से मुंबई में भेज दिया गया। तो इसका पूरा का पूरा सिनारियो डिस्कस करेंगे और क्या होता है डंकी मारना। जैसे अभी हाल ही में डंकी एक मूवी आया है शाहरुख खान का, उस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि बहुत से व्यक्ति जो कम पढ़े लिखे होते हैं या फिर सुनहरे भविष्य के लालच में जो यूएसए या फिर लंदन जैसे देशों में या फिर जितने भी डेवलप्ड कंट्री है वहां जाकर अपने बेहतर अवसर के तलाश में ये लोग इस तरह के कार्य करते हैं। ठीक है, जो डंकी मारकर मतलब इलीगली वहां पे बिना वीजा के प्रवेश करना चाहते हैं। तो उसी का एक मामला है 21 दिसंबर को 303 भारतीय जो दुबई रवाना हुए थे और उनका जो फ्लाइट था कुछ घंटों बाद मध्य अमेरिकी देश जो कि निकारागुआ, जो कल हम लोगों ने लोकेशन को डिस्कस किया था। ठीक है, परंतु उस फ्लाइट में कुछ तकनीकी खराबी आ गई जिसके कारण उस फ्लाइट को पेरिस में लैंड करना पड़ा। ठीक है, और पेरिस से 160 किलोमीटर दूर फ्रांस के बैटरी हवाई अड्डे में उतरी, जहां पे फ्रांसीसी पुलिस को संदेह हुआ कि ये जो फ्लाइट है पूर्णतः जो है इलीगल माइग्रेंट्स इसमें सफर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को चेक करने के लिए वहां पे तत्काल एक न्यायाधिकरण लाया गया। ठीक है, एक टेम्पररी कोर्ट बनाया गया और वहां पे सभी यात्रियों की गहनता से जांच की गई। ठीक है, उसके बाद जब कांटेक्ट किया गया निकारागुआ और संयुक्त अरब अमीरात यूएई, ये दोनों कांटेक्ट किया गया, तो ये दोनों जो है ये जो 303 यात्री थे उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि 303 जो सारे यात्री थे वो भारतीय नागरिक थे। तो फिर भारत ने इसका सपोर्ट किया और 276 यात्रियों को भारत वापस भेज दिया गया और कुछ यात्रियों पे संदेह था, इसी के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया फ्रांस में, जिसके पास बहुत सारे पैसे और बहुत सारे वीजा मिले थे। ठीक है, तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे कि क्यों जाते हैं अवसर के तलाश में। ये वही लोग होते हैं जो बहुत ही गरीब होते हैं। ठीक है, जो चाहते हैं अपने परिवार को बेहतर करना, अपने परिवार की परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए इस तरह का कदम उठाते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बहुत से ऐसे परिवार हैं, अभी हाल ही में 9 लोगों की मृत्यु हो गई है इस तरह से डंकी मारने से, मतलब इलीगली माइग्रेट करते हैं, चाहे वो कनाडा के रास्ता हो या फिर मैक्सिको का रास्ता हो। तो यहाँ से ज्यादा ये लोग यूएसए में जाना चाहते हैं नए अवसर के तलाश में, परंतु अगर वहां पहुंच भी जाते हैं तो वो क्या नौकरियां करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो कचरा साफ करते हैं, नाला साफ करते हैं या फिर भीख मांगते हैं। ठीक है, तो ऐसा जब किया ही जाता है तो आप ग्रुप बनाकर एक छोटा सा बिजनेस क्यों नहीं शुरू करते हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है अगर आप छोटा सा भी बिजनेस शुरू करते हैं उससे आपके जितने भी ग्रुप में हैं उन सभी लोगों का जीवन बेहतर हो सकता है। अगर आप इतना मेहनत कर सकते हैं, इतना शिद्दत से अगर आप इलीगली जाने के लिए तैयार हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, इतना अच्छा से प्री प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप एक छोटा सा कदम अपने देश में भी उठा सकते हैं, क्योंकि कोई भी दूसरा देश अपने देश से बेहतर नहीं होता हर एक नागरिक के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसका अगला आर्टिकल जो है विकलांगता समावेशन का आह्वान, जिस पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। तो विकलांगता समावेशन के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसा कि वर्तमान में कहा जाता है कि वैश्विक स्तर पर लगभग 1.3 अरब जो लोग हैं वो विकलांगता के शिकार हैं, जो लगभग भारत की पूरी आबादी के बराबर है। ठीक है, तो वैश्विक विकलांग आबादी का 80% जो विकलांग लोग हैं वो विकासशील देशों से संबंधित है और यह कम आर्थिक रूप से विकसित क्षेत्रों में विकलांगता के उच्च स्तर का प्रभाव पर जोर डालते हैं। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और कैसे विकलांगता को हम लोग मुख्य धारा में सामाजिक, आर्थिक और लैंगिक आयामों में बेहतर कर सकते हैं, उनके विभिन्न कमजोरियों को सुधार सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है केंद्र सरकार और असम ने उल्फा गुट के साथ शांति समझौता पर हस्ताक्षर कर लिया है। तो लगभग 40 वर्षों से नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में लगातार जो संवेदनशील स्थितियां बनी हुई थी उल्फा जैसे ग्रुप्स के कारण, परंतु इसके साथ केंद्र सरकार का एक समझौता हो गया है। तो इससे जो होगा
वहां पे शांति स्थापित होगी और नए नए विकास को हम लोग सुनिश्चित कर पाएंगे, जिससे कि उस क्षेत्र में लोग अच्छे तरीके से अपने जीवन यापन कर पाएंगे और भय मुक्त वातावरण का निर्माण होगा। तो इसको अच्छे तरीके से हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, भारत ऑस्ट्रेलिया चिली का दोहन करते हुए अर्जेंटीना के साथ लिथियम सौदा करने जा रहा है। तो क्यों ये महत्वपूर्ण रखता है जो लिथियम सौदा है? तो लिथियम मेनली जो भारत इसलिए प्रमोट कर रहा है कि इसके द्वारा हम लोग जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं या फिर कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करने में लिथियम का उपयोग करेंगे। ज्यादा से ज्यादा जो हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं तो उसके लिए बैटरी का उपयोग कर रहे हैं, तो बैटरी के लिए लिथियम की आवश्यकता है। ठीक है, इसी के लिए इस तरह का समझौता किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे, क्या महत्व है इसके। उसके अगला आर्टिकल जो है, जेवियर माइली जो कि अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति हैं ने ब्रिक्स नेताओं को खत लिखा है और उसमें कहा गया कि जो अभी हाल ही में ब्रिक्स समूह में 6 नए देश शामिल हुए थे उसमें अर्जेंटीना भी था, तो उस समूह में शामिल होने से अर्जेंटीना के नियंत्रण को अस्वीकार कर दिया। मतलब कि यहाँ पे अर्जेंटीना द्वारा कह दिया गया कि अभी मेरा सही समय नहीं है ब्रिक्स में शामिल होने का। इसके बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और ये जो वैश्विक भू राजनीति है ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। इनके द्वारा अनेक तरह के बहुत अच्छे अच्छे स्टेटमेंट दिए गए हैं जो हमारे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को भी निर्देशित करता है। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। उसका तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल जो कि है ड्रीम डेजिग्नेशन नाइट मैरिज जर्नी। मतलब कि हाल ही में जो 303 भारतीय के द्वारा इलीगल तरीके से बिना वीजा के, ठीक है, विदाउट वीजा वो यूएसए में एंट्री चाहते थे, उसी के लिए उन्होंने सबसे पहले भारत से यूएई का यात्रा किया। उसके बाद फिर निकारागुआ जाना था। ठीक है, निकारागुआ से बहुत ही अच्छा रास्ता माना जाता है यूएसए में घुसपैठ करने के लिए जो इलीगल है। ठीक है, यहाँ पे बहुत से लोग मारे भी गए हैं, तो इसी के लिए ये यात्रा करना चाह रहे थे, परंतु निकारागुआ जाने से पहले उनकी फ्लाइट खराब हो गई और यूएसए से अचानक लैंड करना पड़ा 160 किलोमीटर दूर फ्रांस के पेरिस से बैटरी हवाई अड्डे पे। तो वहां पे फ्रांसीसी जो पुलिस थे उसको शक हुआ, ठीक है, कि ये जो यात्री है ये कहीं ना कहीं जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, से संबंधित है। इसके लिए वहां पे कोर्ट बैठाया गया और उसके बाद 276 यात्रियों को वापस भारत भेज दिए गए। तो यहाँ पे यही बात कहा जाता है राइटर के द्वारा कि हमारा जो ड्रीम इतना बड़ा होता है या फिर जो बिचौलिए होते हैं, बिचौलियों की भी प्रमुख भूमिका है, खास के जैसे गुजरात हो गया, पंजाब हो गया। ठीक है, तो पहले जो पंजाब में ज्यादा से ज्यादा डंकी मारना कहा जाता था कि घुसपैठ करके कनाडा पहुंचने की बात होती थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में गुजरात से भी बहुत बड़ी संख्या में युवा जो है वो यूएसए जैसे विकसित देश में जाना चाहते हैं नए अवसर के तलाश में, परंतु वहां पहुंच भी जाते हैं अपने जान को दांव पे लगाकर भी, तो वहां उनकी स्थितियां सुधर नहीं पाती है। ठीक है, अभी हाल ही में एक बॉलीवुड का मूवी डंकी आया है, उसको भी आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जो ये इलीगल माइग्रेशन होता है कितना जोखिम भरा होता है और इसमें 50% की जान भी चली जाती है। अभी 9 लोगों की जान भी गई है इस साल में। ठीक है, उसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 21 दिसंबर को लीजेंड एयर फ्लाइट, ये ध्यान रखिएगा, लीजेंड एयरलाइंस की एक उड़ान जो है वो 303 भारतीय यात्रियों को दुबई लेकर जा रहा था और घंटे बाद वहां से जो कनेक्टिंग फ्लाइट था वो मध्य अमेरिकी देश जो निकारागुआ के लिए उड़ान भरने वाली, तो उसके कारण जो हुआ उड़ान में तकनीकी रुकावट के कारण पेरिस से 160 किलोमीटर दूर फ्रांस के बैटरी हवाई अड्डे पर उतार दी गई, लेकिन फ्लाइट को दोबारा उड़ने की इजाजत नहीं दी गई। फ्रांसीसी अधिकारियों को जानकारी मिली कि यात्रियों की संभवतः तस्करी की जा रही है और वे तुरंत एक्टिव हो गए। हवाई अड्डे पे एक अस्थायी न्यायाधिकरण में बदल दिया गया और आपातकालीन सुनवाई के लिए न्यायाधीशों और वकीलों को बुलवाया गया। यात्री जो थके हुए और घबराए हुए थे, ठीक है, उन्हें एक एक करके सामने भी लाया गया। तो सभी 303 यात्री जो थे वो भारतीय नागरिक थे। तो फ्रांसीसी अधिकारी के द्वारा कहा गया कि उनको एक गुप्त सूचना मिली है कि यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े बहुत से लोग हैं। ठीक है, इसी के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई। ठीक है, तो सभी जो 303 यात्री थे वो भारतीय थे और वे संयुक्त अरब अमीरात में उड़ान में सवार हुए थे। एयरलाइंस के वकील लिलियाना बकायोको ने कहा कि उन्होंने यह नहीं बताया कि सूचना किसी तीसरे देश से आई थी, मतलब कि यह तीसरे देश का खुलासा नहीं किया गया जिसके साथ फ्रांस के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तो उड़ान को 4 दिनों तक के लिए फ्रांस में ही रोक दिया गया, क्योंकि न तो ये जो नागरिक थे इस फ्लाइट में सवार उसका जिम्मेदारी निकारागुआ लिया, ना ही संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो ये दोनों ने मेजबानी करने से इच्छुक नहीं थे। तो भारतीय अधिकारियों ने उन यात्रियों के लिए जिसके पास भारतीय पासपोर्ट थे
घर लौटने का आग्रह किया। ठीक है, इसी कारण भारत सरकार ने इनका सहयोग किया और 26 दिसंबर को मुंबई में ये 276 लोग ही वापस आ पाए, जिसमें 25 यात्रियों ने इसके बदले फ्रांस में ही शरण ले लिया और उन्हें शरण चाहने वालों के लिए पेरिस के चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे के एक विशेष क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, 25 जो यात्री थे उन्हें फ्रांस में ही शरण लेने की अनुमति मिल गई और 2 यात्रियों को हिरासत में ले लिया गया क्योंकि उनके पास कई पासपोर्ट और बड़ी मात्रा में पैसे बरामद किए गए। ठीक है, तो जो होता क्या है, डंकी मारना होता क्या है, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो इस प्रसंस्करण ने एक बार फिर से उन भारतीयों को चौंका दिया है जिसमें बहुत बड़ी संख्या इस ओर आकर्षित हो रहे हैं, जो गधे की रास्ता कहा जाता है, जिसके कारण इस गधे की रास्ता को अपनाकर अमेरिका या कनाडा में अवैध रूप से प्रवेश किया जाता है। यह एक ऐसी पद्धति को संदर्भित करता है जहां प्रवासी अंततः अपने सपने को गंतव्य, विशेष रूप से अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा तक पहुंचने के लिए उदार वीजा नीतियों के साथ विभिन्न देशों से होकर गुजरते हैं। ठीक है, जैसे डंकी के मूवी में दिखाया गया है कि भारतीय लोग अगर ब्रिटेन जाना चाहते हैं तो पहले वो पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से अफगानिस्तान गए, अफगानिस्तान से ईरान गए। ठीक है, उसके बाद ईरान से ट्रेन पकड़ के टर्की गए। ठीक है, और उसके बाद फिर वहां से पानी के रास्ते ब्रिटेन पहुंचाने की बात की गई थी। जो लोग जाते हैं उनकी स्थितियां देख सकते हैं, बहुत ज्यादा दर्दनाक होती है। उसमें से आधे लोग तो मारे ही जाते हैं। उसमें आगे भी बताया जाएगा कि बहुत से लोग जो हैं भारत से गए तो थे लेकिन वो मारे गए और कभी कभी प्रवासी सीमा पार करने के लिए खतरनाक तरीकों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे जंगली जानवरों और आपराधिक गिरोह वाले घने जंगलों को पार करना पड़ता है, या शून्य से भी नीचे तापमान में यात्रा करना पड़ता है, या जर्जर नाव और खतरनाक परिस्थितियों में नदियों और अन्य जल निकायों को पार करना पड़ता है। तो एक पुलिस अधिकारी के द्वारा कहा गया है इस विशेष चार्टर उड़ान के पीछे एक व्यक्ति जो है इसे पकड़ना चाहिए। ठीक है, हैदराबाद स्थित एजेंट जो है वो शशि किरण रेड्डी, जो अमेरिका में अवैध आव्रजन की सुविधा के लिए गुजरात और पंजाब और खाड़ी क्षेत्र में उप एजेंटों का एक विशाल नेटवर्क संचालित करता है। ठीक है, तो इन लोगों को नियंत्रित करना चाहिए भारत सरकार को, जिससे कि इस तरह के मासूम लोग इनके बहकावे में और सुनहरे भविष्य के तलाश में इस तरह का जोखिम भरा कार्य ना करें। ठीक है, और दुखद यात्रा मतलब कि बहुत से लोग को इसमें मृत्यु हो गई, इसी की बात की जा रही है। जैसे पिछले 2 वर्षों में कनाडा या मैक्सिको से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। जनवरी 2022 में गांधीनगर जिले के डिंगचुआ गांव के 4 लोग थे और वो अपने पासपोर्ट पर कनाडा विजिटर वीजा की मोहर लगवाकर डिंगचुआ से रवाना हुए। लगभग 1 सप्ताह बाद उनका परिवार जो है वो अमेरिका कनाडा सीमा पर एक छोटे से शहर एमर्सन पहुंचा। उन्होंने अमेरिका तक की कठिन यात्रा पैदल करने का फैसला किया, जिसमें बहुत ज्यादा सर्दी थी। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में तापमान जो है कभी कभी -30 डिग्री से भी नीचे चला जाता है और अगले दिन उनके शव जो थे वो बर्फ में पाए गए। वे अमेरिकी सीमा से कुछ ही मीटर की दूरी पर जमकर मर गए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने इस घटना को मन को झकझोर देने वाली त्रासदी बताई थी। उसके बाद एक और घटना का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जाता है। दिसंबर 2022 में मेहसाना जिले के ब्रिज कुमार यादव की अपनी पत्नी और 3 साल के बेटे के साथ मैक्सिको अमेरिका सीमा की दीवार, जिसे लोकप्रिय रूप से ट्रंप वॉल भी कहा जाता है, को पार करते हुए मृत्यु हो गई। ठीक है, और उनकी पत्नी और बेटा जो है वो बच गया, अब अमेरिका में है। अप्रैल 2023 में मेहसाना के मानेकपुर गांव के 4 लोगों के एक और परिवार की उस समय मृत्यु हो गई जब जिस नाव से यात्रा कर रहे थे वह अमेरिका कनाडा सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी में पलट गई। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि कितने दर्दनाक मौत होते हैं इस तरह के इलीगली माइग्रेट करने से किसी भी दूसरे देश में। उससे अच्छा है कि इतना ज्यादा आप कड़ी मेहनत अपने देश में ही करें अपने जीवन को सुधारने के लिए। ठीक है, तो यहाँ जीवन स्तर में कोई सुधार भी नहीं होता। इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं राइटर कि अगर वो पहुंच भी जाते हैं इस तरह से रिस्क लेकर, फिर भी उनका जीवन सुधार नहीं होता, वो और भी बुरी स्थिति में जी रहे होते हैं। ना वो पुलिस के पास जा सकते हैं, नहीं वो अपने ही देश से मदद मांग सकते हैं। ठीक है, उनका जीवन न घर का न घाट का हो जाता है। तो मानेकपुर में कुछ लोग इस बारे में बताते हैं कि मध्य वर्गीय परिवार जो है वो भारत में रहने के बजाय अमेरिका या कनाडा में अवैध रूप से रहना पसंद क्यों करता है। यहाँ कुछ लोगों के लिए कोई भविष्य नहीं है, अवसर भी नहीं है, आय भी अस्थिर नहीं है और जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हो रहा है। लोग अपने बच्चे का भविष्य सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर जोखिम तो उठाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच गए तो कुछ लायक जीवन जी पाएंगे, परंतु ऐसा करने में वो सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है,
वो इसी तरह का कार्य करते हैं जैसे कि नाली साफ करना हो गया, झाड़ू लगाना हो गया या फिर वेटर का काम कर लिया, ठीक है। जो निचले स्तर के काम ही होते हैं वही ये लोग इलीगली माइग्रेट करके कर पाते हैं। बहुत बार देखा गया है कि नए नए यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिसका नाम इंटरनेट पे दिखा दिया जाता है और बोला जाता है ये इस तरह के बिचौलिए जो एजेंट होते हैं वो बोलते हैं कि स्टूडेंट के वीजा पे जा सकते हैं, परंतु अगर आप वहां पहुंचते हैं तो वहां उस तरह का कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज ही उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है। और इसका कंप्लेन भी आप किसी को नहीं कर सकते क्योंकि आप थर्ड पार्टी के द्वारा गए हैं। तो मेरा यही राय है कि लोग जो है इतना मेहनत करते हैं इलीगली कहीं जाने पे, परंतु अपना घर ही होता है। अपना देश जैसा कहीं भी आपको संतुष्टि नहीं मिल सकता है। पैसे भले ही कमा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे, कहा जाता है ना कि अगर अपने आप परिवार के पास है तो अगर आधे पैसे भी कमाते हैं फिर भी सुकून जो होगा आपका दोगुना होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है अ कॉल फॉर डिसेबिलिटी इंक्लूजन दैट मस्ट बी हेडेड, मतलब कि विकलांगता समावेशन का आह्वान जिस पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। तो विकलांगता को एक पहचान और एक ऐसी स्थिति दोनों के रूप में चिन्हित किया जाता है जो सामाजिक, आर्थिक और लैंगिक आयामों को शामिल करते हुए विभिन्न कमजोरियों से भी जोड़ता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है। तो समानता और समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक रणनीति तैयार करने के लिए विकलांगता की अंतर संबंध को स्वीकार करना आवश्यक है, ठीक है। तो विकलांगता का वैश्विक परिमाण क्या है, तो वैश्विक स्तर पर 1.3 अरब लोग जो है वो विकलांग है, जो लगभग भारत की पूरी आबादी के बराबर है, किसी न किसी रूप में विकलांगता के साथ जी रहे हैं। इसका विशाल परिमाण जो है वो वैश्विक स्तर पर विकलांगता के मुद्दे को संबोधित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। तो विकलांगता में असमानताएं क्या क्या है, तो वैश्विक विकलांग आबादी का 80% जो लोग हैं वो विकासशील देशों से संबंधित है। यह कम आर्थिक रूप से विकसित क्षेत्रों में विकलांगता के उच्च प्रसार पर जोर देता है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा विकलांगता का जो प्रसार हुआ है वो गरीब देशों में ही हुआ है। तो विकलांग लोगों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है लगभग 70% जो लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है, जो इन क्षेत्रों में लक्षित हैं जहां हस्तक्षेप की आवश्यकता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार को इधर ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। अब बहिष्करण की प्रथाएं, मतलब कि विकलांग व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली वर्तमान चुनौतियां क्या क्या है, तो बहिष्करण, सामाजिक रूप से विकलांगों को बहिष्कार कर दिया जाता है। तो वर्तमान प्रणालियां जो है अक्सर विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं पर विचार किए बिना डिजाइन कर दी जाती है, मतलब जो सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई जाती है वो विकलांगों के समूह से बिना राय लिए हुए उन पर थोप दी जाती है, जो कहीं ना कहीं उन पर बहुत बार ऐसा होता है कि व्यवहारिक नहीं होती है। अब जिसके परिणाम स्वरूप, मतलब कि अगर एग्जाम्पल दे दिया जाए किसी विकलांग के लिए अगर कोई सेवा लेना है, अगर सरकार ने कोई योजना दे दिया है और उसको पहुंचना है 10वें मंजिल पे, अगर उसका ऑफिस है तो वो कैसे पहुंच पाएगा। तो ये सारी चीजें, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति योजना बनाता है और अगर उसका जमीनी स्तर, उसका हकीकत नहीं जान पाता है कि परेशानी कहाँ है, और वो अगर योजना बना देता है, जैसे भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर का निर्धारण किया गया वो जमीनी स्तर पे नहीं देखा गया। बहुत से गांव ऐसे हैं जो आधा गांव पाकिस्तान में, आधा गांव भारत में, आधा गांव बांग्लादेश में, आधा गांव भारत में। तो ये सारी चीजें जो है वो जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करने के कारण देखा जाता है। तो यही बात यहाँ पे कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप विकलांगता जो है वो व्यक्तियों में गरीबी, शिक्षा तक सीमित पहुंच, कम अवसर और विभिन्न प्रकार के सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का अनुभव करने का भी अधिक संभावना होता है। इसी के कारण यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा एक अध्ययन के अनुसार कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था में विकलांग व्यक्तियों को शामिल करने से वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन को 3% से 7% की वृद्धि हो सकती है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है कि ILO के द्वारा वो भी कहा गया है कि अगर अर्थव्यवस्था में विकलांगों को ज्यादा से ज्यादा शामिल किया जाए, उससे क्या होगा कि किसी भी देश का GDP में 3% से 7% तक की वृद्धि हो सकती है। रोजगार के प्रति भी चुनौतियां होती है विकलांग व्यक्तियों के लिए, जैसे वर्तमान रोजगार परिदृश्य में विकलांग व्यक्तियों के लिए सीमित अवसर होते हैं जो रूढ़िवादिता के कारण होता है, और श्रम बाजार में प्रवेश के लिए बाधाएं पैदा होती है। यह विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के खिलाफ है, जो विकलांगता समावेशन के प्रति दृष्टिकोण और धाराओं को बदलने की आवश्यकता पर जोर देता है, ठीक है। उसके बाद विकलांगता समावेशन में बड़ी ग्रामीण चुनौतियां, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा चुनौतियां हैं। तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और रोजगार तक सीमित पहुंच के कारण विकलांगता समावेशन में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों को कभी कभी सक्रिय परिस्थितियों के बजाय दान की वस्तु के रूप में भी देखा जाता है, मतलब कि यहाँ पे ये लोग कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बैठकर खा सकते हैं, ये मतलब एक बोझ की तरह है। अब इसमें
इसी संबंध एक स्पार्क योजना है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आईएलओ और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, ठीक है, महाराष्ट्र में महिला विकास निगम के सहयोग से स्पार्किंग डिसेबिलिटी इंक्लूजन रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, इश्यू कहा जाता है स्पार्क, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्पार्किंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव रूरल ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना को लागू किया गया है। तो आईएलओ, आईएफएडी और महाराष्ट्र में महिला विकास निगम के सहयोग से, ठीक है। तो इस परियोजना के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को अग्रणी बनाया गया है, जिन्हें गांवों से पहचाना गया है और विकलांगता समावेशन के सुविधाकर्ता के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। तो डीआईएफ मतलब कि विकलांगता समावेशन सुविधाकर्ता जो है वो विकलांगता समावेशन और समावेशन में आने वाली बाधाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समुदाय, विकलांग व्यक्तियों की देखभाल करने वाले उसके जो परिजन होते हैं और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और अन्य हितधारकों के साथ जोड़ता है, जिससे कि विकलांगों को सही तरीके से समावेशित किया जा सके। उसके बाद डीआईएफ जो है वो विकलांग महिलाओं की पहचान करता है और उन्हें सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए मौजूदा स्वयं सहायता समूह में मुख्य धारा में लाता है, जहां महिलाएं जो है वो उद्यम शुरू करने के लिए धन तक पहुंचने में सक्षम हो जाती है। और स्पार्क परियोजना जो है वो सामाजिक से लेकर प्रशासनिक स्तर तक विकलांग व्यक्तियों के लिए दृष्टिकोण को बदलने में सक्षम रहा है और विकलांगता समावेशन को प्रभावी ढंग से लागू करने में भी महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। तो ये याद रखिएगा, विकलांगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है स्पार्क परियोजना, ठीक है। तो व्यापक समावेशी नीतियों का निर्माण, विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों को अधिक समावेशी और विचारशील बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के नए नए प्रणालियों और नीतियों, मतलब कि नए नए सिस्टम और पॉलिसीज पर पुनर्विचार और पुनः डिजाइन करने की आवश्यकता है, जिससे कि विकलांग व्यक्तियों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण विकसित हो सके और जिसमें सामाजिक, आर्थिक और लैंगिक आयाम भी शामिल हो, ठीक है। तो विकलांग व्यक्तियों के लिए जो सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं वो वास्तविक विकलांगता समावेशन में एक सहयोगात्मक प्रक्रिया शामिल होती है, जहां विकलांग व्यक्ति निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं बल्कि सक्रिय योगदान करता होता है, ठीक है। यही बात कहा जाता है कि वो एक बोझ नहीं है, सिर्फ प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे हमें अपने देश के अर्थव्यवस्था में शामिल करने की आवश्यकता है, रोजगार में शामिल करने की आवश्यकता है, ठीक है। बॉटम अप दृष्टिकोण क्या होता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगता समावेशन के नीचे से ऊपर दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण किया गया है, जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि विकलांग व्यक्तियों को समाज और अर्थव्यवस्था में सक्रिय योगदानकर्ता, ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, सक्रिय योगदानकर्ता के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो विकलांगता व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने में निजी क्षेत्रों को एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में देखा जा रहा है। अगर प्राइवेट सेक्टर विकलांगों को ज्यादा से ज्यादा कम से कम अवसर प्रदान करेंगे, उससे क्या होगा कि विकलांगों की क्षमता को हम लोग अच्छे तरीके से पहचान पाएंगे कि वो कितना कार्य कर सकते हैं, ठीक है, और उसको उसी अनुसार से अर्थव्यवस्था में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो व्यापक समावेशन की नीतियों को आगे देख लेते हैं, जैसे व्यवहार परिवर्तन और सामाजिक न्याय। तो स्पार्क परियोजना तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसने सामाजिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर विकलांग व्यक्तियों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव का योगदान किया है, जिससे कि सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू करके विकास के सभी पहलुओं में विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता दी गई है। गरीबी और सतत विकास लक्ष्यों को जोड़ा जाए, जिससे कि विकलांगों को समावेशित किया जा सके। ऐसे शोध हैं जो विकलांगता समावेशन, गरीबी, पोषण, भूख के बीच एक द्विदिशात्मक संबंध, ठीक है, का सुझाव देते हैं। तो विकलांग व्यक्तियों के ऐतिहासिक हाशिए पर जाने को संबोधित करने और सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता, एकजुटता, तो ये कुछ पॉइंट्स है, जिससे प्रतिबद्धता हो गया, एकजुटता हो गया, वित्त पोषण, कार्रवाई में मौलिक बदलाव को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो विकलांगता समावेशन की वैश्विक प्राथमिकताएं क्या है? तो वैश्विक विकास एजेंडे के केंद्र में विकलांग व्यक्तियों की आवाज और जागरूकता को प्राथमिकता दी जा रही है, ठीक है। जागरूक करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है विकलांगों को। इसके लिए समावेशिता के प्रति व्यापक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, यह मानते हुए कि सच्चे विकास के लिए विकलांग व्यक्ति सहित सभी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है, ठीक है। विकलांग व्यक्ति तो होते हैं उसके जागरूकता के लिए, वहीं जो उसके आसपास के लोग हैं उसे अपनी मानसिक मनोदशा को बदलने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसी समझ निष्कर्ष देख लेते हैं। तो विकलांगता की बहुआयामी प्रकृति जो है वो सामाजिक, आर्थिक और लैंगिक कारकों से संबंधित कमजोरियों की अंतर संबंध को दर्शाता है। इसे प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए विकलांगता से जुड़े विमर्श जो है वो समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए समावेशी नीतियां और प्रणालीगत बदलाव की आवश्यकता रखता है, जिससे कि विकलांगों की दशा को सुधारा जा सकता है और उसे समाज के, देश की मुख्य धारा में लाया जा सके, जिससे कि किसी भी देश का जो अर्थव्यवस्था है उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान लाया जा सके, ठीक है।
अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है केंद्र सरकार और असम ने एक शांति समझौता साइन कर दिया है उल्फा के साथ, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट में जो अनेक प्रकार की संवेदनशीलता थी, ज्यादा से ज्यादा संघर्ष होते थे, वो समाप्त हो सके। तो इसके क्या क्या मुख्य लक्ष्य है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो असम में अब उग्रवाद का अंत होगा, जैसे कि उल्फा और केंद्र सरकार के बीच जो ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है। तो इस शांति समझौते की मुख्य पॉइंट क्या क्या है, तो 40 साल में पहली बार सशस्त्र उग्रवादी संगठन उल्फा से भारत और असम सरकार के बीच शांति समाधान समझौता मसौदे पर हस्ताक्षर हुआ है। इसको लेकर दिल्ली में एक अहम बैठक हुआ, जिसमें पूर्वोत्तर में शांति समझौता के लिए उल्फा के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, भारत सरकार, उल्फा और असम के बीच ये त्रिपक्षीय शांति समझौता है। ठीक है, जो शुक्रवार को हस्ताक्षर किया गया, जो 40 साल में पहली बार सशस्त्र उग्रवादी संगठन उल्फा से भारत और असम सरकार ने नुमाइंडे के बीच शांति समाधान समझौता मसौदे पर हस्ताक्षर किया 40 साल बाद। ये ध्यान रखिएगा, भारत सरकार के पूर्वोत्तर में शांति प्रयास की दिशा में यह एक बहुत ही बड़ा कदम है, क्योंकि पहले देखा गया है कि उल्फा जो है पिछले कई सालों से उत्तर पूर्व में सशस्त्र सुरक्षा बलों के खिलाफ हिंसात्मक संघर्ष करता आ रहा है। ठीक है, तो इसके मुख्य बातें क्या क्या है, तो असम के लोगों की सांस्कृतिक विरासत जो है वो बरकरार रहेगी, वो अब भय मुक्त समाज में जी पाएंगे। उसके बाद असम के लोगों के लिए और भी बेहतर रोजगार के साधन जो है वो राज्यों में मौजूद होंगे। इसके काडरों को रोजगार के पर्याप्त अवसर सरकार मुहैया करेगी, मतलब कि जितने भी उल्फा से संबंधित लोग हैं उनको भी रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उल्फा के सदस्यों को जिन्होंने सशस्त्र आंदोलन का रास्ता छोड़ दिया है, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए भारत सरकार जो है वो हर संभव प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये जो है कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, और जो वहाँ बहुत ज्यादा संघर्ष होते थे, इस तरह के अलगाववादियों के द्वारा इसका छुटकारा मिलेगा। अब वहाँ लोग शांति को स्थापित करने में सफल हो गए, और वहाँ के लोग शांतिपूर्ण वातावरण में अपने जीवन को खुशहाली से जीने में सफल होंगे। ठीक है, उसके बाद अब उल्फा के बारे में पढ़ लेते हैं कि उल्फा का गठन कब हुआ। तो उल्फा का गठन जो है वो 1979 में संप्रभु असम की मांग के लिए किया गया। तब से यह विध्वंसक गतिविधियों में शामिल है, जिसके कारण केंद्र सरकार ने 1990 में इसे प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया गया। तो ठीक है, 1990 में इसे प्रतिबंधित घोषित किया गया और 1979 में ये गठित किया गया। उल्फा के साथ भारत सरकार ने कई बार बात करनी चाहिए, लेकिन उल्फा में आपस में टकराव से इस कोशिश में बाधा पैदा होता रहा। आखिरकार 2010 में उल्फा दो भागों में बट गया। तो अरविंद राजखोआ ने किया, जो सरकार के साथ बातचीत के प्रश्न में थे, और दूसरों का नेतृत्व जो है वो बरुआ के नेतृत्व में था, जो बातचीत के विरोध में था। तो उल्फा जो है वो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, ये याद रखिएगा, उसी को कहा जाता है SOO, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद राजखोआ गुट 3 सितंबर 2011 को सरकार के साथ शांति वार्ता में शामिल हो गया। ठीक है, ये था पूरा का पूरा आर्टिकल। उल्फा जो है वो केंद्र सरकार के साथ शांति समझौते में हस्ताक्षर कर दिया है। ये बहुत ही बड़ा कदम है नॉर्थ ईस्ट को शांत रखने के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अभी हाल ही में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, जो नए नए राष्ट्रपति बने हैं, उनके द्वारा जो है ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया गया। जो भी नया नया ब्रिक्स में 6 देश शामिल हुए थे, उसमें से एक जो था अर्जेंटीना में था, जैसे कि अर्जेंटीना, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और यूएई, ये 6 देश जो थे वो ब्रिक्स में शामिल हुए थे। ठीक है, तो 1 जनवरी 2024 को इन लोगों को ब्रिक्स का परमानेंट मेंबर के रूप में इफेक्ट में लाना था, उसी के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसके लिए अर्जेंटीना के जो वर्तमान के राष्ट्रपति हैं उन्होंने आने से इनकार कर दिया गया। और उनके लेटर में क्या क्या है उसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक मतलब कि ब्रिक्स ने इस साल अगस्त में अपने विचार की घोषणा की कि ब्रिक्स जो है, जिसे आमतौर पर पश्चिमी नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था के प्रतिकार के रूप में देखा जाता है। ठीक है, मतलब कि वेस्टर्न कंट्री को काउंटर करने के लिए ब्रिक्स को देखा जाता है, ने 6 नए सदस्यों को जोड़ा था, जिसमें हम लोगों ने अभी बात कर ही लिया। तो आगे इसमें कहा जाता है, माइली जो है अभी वर्तमान में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं, द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में लिखा गया कि अर्जेंटीना की सदस्यता इस समय उचित नहीं मानी जाती है। ठीक है, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स के देशों को लिखा पत्र, जिसमें समूह में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा दिया। ठीक है, उसने कहा कि सदस्य देशों के नेताओं को पत्र लिखकर सूचित करते हुए ब्रिक्स में देश की नियोजित प्रविष्टि को वापस ले लिया गया। यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि अर्जेंटीना के जो वर्तमान के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि उनकी विदेश नीति जो है वो पिछली सरकार से कई पहलुओं से भिन्न है। इस अर्थ में पिछले प्रशासन द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों की समीक्षा की जाएगी।
अर्जेंटीना में पारंपरिक राजनीतिक दलों को करारी हार का सामना करने के बाद दिसंबर में माइली ने पदभार संभाला, ठीक है। और इसी कारण ये निर्णय लिया गया कि ये ब्रिक्स में भी शामिल नहीं होंगे। और अपने चुनाव प्रचार के दौरान माइली ने ब्रिक्स में शामिल नहीं होने की कसम खाई थी। उन्होंने अमेरिका और इजराइल के प्रति भी अपना समर्थन जताया। इससे पहले माइली ने कहा था कि उनके भू राजनीतिक हित जो हैं वो अमेरिका और इजराइल से मेल खाते हैं और अर्जेंटीना जो है वो चीन और रूस जैसे कम्युनिस्टों के साथ हाथ नहीं मिलाएगा, ठीक है। और जो ये दोनों सदस्य हैं, चीन और रूस, तो ये मुख्य कारण है कि चीन और रूस के साथ ये हाथ नहीं मिलाना चाहता है। माली ने अपने चुनाव अभियान के दौरान कहा था कि हमारा भू राजनीतिक गठबंधन जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के साथ ही रहेगा, ठीक है। और चीन और ब्राजील पर माइली का रुख जो है वो कमजोर हो गया है, क्योंकि उन्होंने अधिक सौहार्दपूर्ण स्वर पर इस तरह के बात कहे हैं, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा मुद्दा कि क्यों जो है वो ब्रिक्स में शामिल नहीं हो रहे हैं अर्जेंटीना। अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। इसमें कहा जाता है कि भारत ऑस्ट्रेलिया चिली का दोहन करते हुए अर्जेंटीना के साथ लिथियम सौदा करने जा रहा है। यही बातें यहाँ पे कही जा रही है। तो इसके कुछ कंपनियां हैं जो ध्यान दे देंगे। जैसे यह खनिज जो है वो भारत में हरित ऊर्जा की दिशा में आधारशिला है, जिससे कार्बन फुटप्रिंट की कमी हो पाएगी। जैसे कि क्लियर कहा जाता है कि भारत जो है लगातार जो है ग्रीन हाउस गैस को कम करने का प्रयास कर रहा है, कार्बन इमिशन को कम करने का प्रयास कर रहा है। इसी के लिए जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सोलर पैनल्स या फिर बैटरीज, ठीक है। तो बैटरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिथियम का उपयोग होता है। तो लिथियम के लिए ही इस तरह के सौदे किए जा रहे हैं। तो कंपनी ने खनिज की संभावित खोज, निष्कर्षण, प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग और व्यावसायीकरण के लिए चिली की खनन कंपनी जो है ENAMI, तो याद रखिएगा, चिली की खनन कंपनी के साथ एक गैर प्रकटीकरण समझौता हस्ताक्षर किया है। और ऑस्ट्रेलिया में निवेश योग्य परियोजना की पहचान करने के लिए परामर्शदाता प्रमुख PwC को नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये याद रखिएगा। इसमें आगे कहा जाता है कि संयोग से लैटिन अमेरिका के देश जो मुख्यतः चिली और अर्जेंटीना से दुनिया की आपूर्ति का लगभग 30 से 35% जो आपूर्ति होता है लिथियम का होता है, ठीक है, चिली और अर्जेंटीना से। तो चिली जिसके पास विश्व का 11% लिथियम भंडार है, 26% आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है, जबकि वैश्विक संसाधन के लगभग 5वें हिस्से के साथ अर्जेंटीना लगभग 6% की आपूर्ति करता है। तो ये ध्यान रखिएगा और इसी संबंधित ये फिगर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसी में सफेद सोना इसे कहा जाता है, लिथियम को सफेद सोना कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत ने पिछले 1 साल में लिथियम समेत महत्वपूर्ण खनिजों की खोज बढ़ा दी है। तो क्षारीय खनिज जिसे सफेद सोना भी कहा जाता है, भारत की हरित ऊर्जा की ओर स्विच करने में आधारशिला है, ठीक है, जिससे इसके कार्बन पद चिन्ह कम होंगे। और भारत ने केवल लिथियम ब्लॉकों को नीलामी के लिए रखा है, एक जम्मू कश्मीर में और दूसरा छत्तीसगढ़ में। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है लिथियम के भंडार, जो कि ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लिथियम आयन बैटरी बनाने और अन्य ऊर्जा भंडारण समाधान जैसी श्रेणियों में इसकी अधिकांश घरेलू आवश्यकताएं पूरी करेगा, जिससे कि आयात के माध्यम से हम लोग जितने भी आयातित करते हैं, दूसरे देश पे निर्भर हैं, वो कम हो पाएगा। तो आयात भी लगभग 24,000 करोड़ आका गया है, तो इसमें कमी होगी, ठीक है। तो राज्य के स्वामित्व वाली काबिल, जो कि नाल्को, HCL और MECL जैसे कंपनियों का एक संयुक्त उद्यम है, तो याद रखिए काबिल, KABIL। तो वर्तमान में घरेलू बाजार के लिए लिथियम और कोबाल्ट एक अन्य महत्वपूर्ण खनिज की सोर्सिंग पर अत्यंत ध्यान केंद्रित की जा रही है। और ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और चिली में कुछ कंपनियों और परियोजनाओं के साथ जुड़ी जाए, जिससे कि भारत अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। और जो शुरुआत में हम लोग मुख्य बातें कहे थे, यहाँ पे संभावित खोज, निष्कर्षण, प्रसंस्करण और व्यवसायीकरण में भी इन लोगों को मदद मिल सके, इन देशों के साथ समझौता करके। ऑस्ट्रेलिया हो गया, चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ठीक है। तो ये थे आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और